हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर, जिसमें जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है। चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। पहला लेक्चर है, चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर हमारे सराउंडिंग्स में। अब इससे टॉपिक से ही दो चीजें निकल के आती है। पहला तो मैटर और सराउंडिंग्स, दो नाम हमारे सामने। सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या है? सराउंडिंग का मीनिंग है हमारे चारों ओर, यानी हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो क्या है? सराउंडिंग का पार्ट है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली सराउंडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं किस चीज की? मैटर की। इस पूरे यूनिट में, इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैटर, और मैटर में भी पर्टिकुलर उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब मैटर की जब हम बात करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं, एक चेयर है, मेज है, फोन है, टेबल जो भी है, खिड़कियां हैं, पंखा है, छत है, दीवार है, पत्थर है, फर्श है, सब कुछ क्या है? ये हमारे सारी चीजें कुछ ना कुछ, किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं। किसी न किसी मटेरियल से तो बनी है ना, कुछ ना कुछ तो चीज लगी है इनको बनाने में। और उसी मटेरियल को क्या बोलते हैं? उसी मटेरियल को जिनसे ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में बनी होती हैं, उसको बोलते हैं, साइंटिस्ट ने उसको क्या नेम दिया है? मैटर। मैटर क्या है एक्चुअल में? साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है इन चीजों को? द थिंग्स around us are made up of some kind of material and this material is known as matter. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो चीजें हमारे आसपास हैं वो सारी कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है, और उसी मटेरियल को उन्होंने क्या नाम दे दिया? मैटर नाम दे दिया। यानी कि मैटर क्या है? एक्चुअली मैटर वो चीज है जिससे सारी चीजें बनी हुई है, यानी वो मटेरियल है जिससे सारी चीजें हमारे आसपास जो भी है सबकी सब क्या है? बनी हुई है। अब जब हम बात कर रहे हैं मैटर की, मटेरियल्स की, तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर की जो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी वो क्या है कि जितनी भी चीजें हम सारी देख रहे हैं उनके पास क्या है? कुछ ना कुछ तो शेप है, कुछ ना कुछ उनका साइज है, और कुछ ना कुछ उनके पास क्या है? टेक्सचर है। यानी कुछ ना कुछ तो शेप है, कुछ ना कुछ साइज है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, सम स्पेस, कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो जगह घेरते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैं जब इसकी सरफेस पे रख रहा हूं तो इसने इतनी जगह को तो घेरा हुआ है ना। यानी अगर मैं ये मेरा हाथ मान लो सरफेस है, मैं मार्कर को यहां रख रहा हूं, तो जितनी जगह पे ये टिका हुआ है इस सरफेस पे, ये उतनी जगह तो घेर रहा है ना। इस मार्कर के कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप है ना। हमारी पर्टिकुलर शेप होती है, बॉडी की पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर ऑर्गन की पर्टिकुलर शेप होती है, फोन की एक पर्टिकुलर शेप है, ग्लास की एक पर्टिकुलर शेप है। यानी हम इनके पास क्या है? शेप है। कुछ ना कुछ पर्टिकुलर साइज भी होता है, सबका पर्टिकुलर साइज है, हर एक मैटर का, हर एक मटेरियल का पर्टिकुलर साइज है, हर चीज का कुछ ना कुछ साइज होता है, कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। अब मैं खड़ा हूं, मैंने यहाँ इतनी जगह घेर रखी है, तो मतलब मैं कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ। फोन रखा हुआ है, फोन भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हर एक चीज कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। यानी कि बेसिक चीजें क्या निकल के आती हैं कि मैटर के पास कुछ ना कुछ शेप होता है, साइज होता है, और टेक्सचर होता है। और दूसरी चीज क्या है? वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होती है, सम वॉल्यूम भी होती है उसके पास, है ना, कि इतनी जगह घेर रहा है तो इतनी वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या? स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। अब मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ मास होगा ना, जिस चीज से मिलकर बना वो सारा मास ही तो है मेरा। मास और वेट अलग अलग होता है बच्चों।
ध्यान रखना, फिजिक्स में आपको अच्छे से बता देंगे सर, लेकिन मास और वेट अलग अलग होता है। मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि वेट चेंजेबल है, यानी वेट चेंज हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है। वेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन मास को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखो कि जो इंडियन फिलोसफर्स थे पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को 5 तत्वों में। उन्होंने कुछ 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था मैटर को। जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया था, 5 एलिमेंट्स में, यानी 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया था कि मैटर को, कि इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर अगर कोई चीज बनी है तो वो क्या है, मैटर है। अब वो 5 एलिमेंट कौन कौन से थे, पहली चीज क्या है कि इंडियन फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया मैटर को, क्लासिफाइड द मैटर, classified the matter into 5 basic elements such that, यानी कि वो कौन कौन से हैं, फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ। यानी कि जो इंडियन फिलोसफर्स थे, जो एंशिएंट टाइम में इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया। वो कौन कौन से थे, पहला था अग्नि यानी फायर, दूसरा था पानी यानी वाटर, तीसरा था स्काई यानी आसमान आकाश, चौथा था एयर यानी हवा, और पांचवा क्या था, अर्थ यानी भूमि धरती। इन 5 एलिमेंट से मिलकर जो भी चीज बनी थी उसी को मैटर बोल दिया जाता था। एंशिएंट टाइम की बात है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी सेम टाइप के क्लासिफिकेशन को देखा जा सकता है। और जो उसके बाद जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया, कौन सा, ये तो एंशिएंट था। फिर बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 2 टाइप से इसको देखा जाता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड है 2 फैक्टर्स पे। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसकी बाहरी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और दूसरी चीज क्या है, किस पे डिपेंड करता है, उसके केमिकल नेचर पे, केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। अब देखो क्या चीज करनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर पे जब ये डिपेंड करता है तो फिजिकल नेचर को ही हमें पढ़ना है इस पूरी यूनिट में, पूरे चैप्टर में। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में बात करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर होंगे उनमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है इस बात में। अब देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर से चेंज हो जाए, प्रेशर से चेंज हो जाए, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, यानी बाहरी स्वभाव क्या है मैटर का, यानी फिजिकल स्वभाव क्या है मैटर का। तो उसमें भी सबसे पहली चीज क्या आती है, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। अब इस चीज के बारे में बता देता हूं कि सबसे पहले 2 थ्योरीज थी। इसके बारे में क्या थी, 2 थ्योरीज थी। और इन 2 थ्योरीज का नाम क्या क्या था। पहली थ्योरी क्या मान रही थी कि मैटर कंटिन्यूस है, मैटर इज कंटिन्यूस। ठीक है, और दूसरी थ्योरी क्या मान रही थी, मैटर क्या है, मैटर है पार्टिकल नेचर या पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकल नेचर या पार्टिकुलेट नेचर भी बोल सकते हैं। यानी एक थ्योरी तो ये बोल रही थी कि मैटर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस से क्या मतलब है, कंटिन्यूस से मतलब है जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड की पूरी सरफेस कंटिन्यूस है, कहीं भी कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पूरा का पूरा मैटर लगातार है। ठीक है, कंटिन्यूस है, यानी इसमें कोई गैप नहीं है। और मैटर है पार्टिकल नेचर।
पार्टिकल नेचर से मतलब है कि अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना। ये दो थ्योरीज थी, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। घर में सबने नींबू पानी बनाया होगा, कभी ना कभी नमक को घोला होगा पानी में, कभी ना कभी चीनी को घोला होगा पानी में। चीनी को पानी में घोल लो भाई, शुगर प्लस वाटर, यानी चीनी को पानी में घोल लो, उसको स्टीर करो। स्टीर करने का मतलब क्या है, हिलाओ उसको, घोलो। उसके बाद क्या होगा, मिक्स हो जाएगी चीनी, पानी में मिक्स हो जाती है। सबको पता है चीनी पानी में घुल जाती है, थोड़ी देर बाद उसको स्टीर करने के बाद क्या होता है कि चीनी पानी में घुल जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है कि चीनी के साथ क्या हुआ। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड टू शुगर, यानी चीनी के साथ क्या हुआ, कहाँ गई चीनी। पहला क्वेश्चन तो ये है ना, हमने तो चीनी के दाने डाले थे ना, हमने तो चीनी के क्रिस्टल डाले थे, लेकिन बाद में पानी में कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी दिख रहा है, चीनी है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चीनी के साथ हुआ क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि क्या चीनी डिजोल्व होने के बाद पानी का लेवल चेंज हुआ, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या था, वाटर लेवल को क्या अफेक्ट हुआ, यानी वाटर लेवल यानी पानी का लेवल ग्लास में चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसमें कुछ चीनी डाली ना। पहले तो मान लो 100 ml पानी था, उसमें हमने चीनी डाल दी, फिर उसको डिजोल्व कर दिया, क्या वाटर का लेवल ऊपर उठा, नीचे गया, क्या चेंज हुआ। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि अब चीनी गई कहाँ, चीनी को हुआ क्या, चीनी गई कहाँ, और वाटर का लेवल क्या था। इन 3 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। और अगर हमें इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है तो हमें पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर नहीं करेंगे हम इन 3 क्वेश्चन का आंसर अपने इस एक्सपेरिमेंट में नहीं दे सकते। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट था कि शुगर डाल दी किसमें, पानी में, और उसको डिजोल्व कर दिया, स्टीर कर दिया। डिजोल्व कर दी, सबसे पहले क्या था, ग्लास में सिर्फ पानी था, शुगर डाली, पानी और शुगर दोनों हो गए, अब उसको डिजोल्व कर दिया, अब पानी शुगर आपस में डिजोल्व हो गए। अगर कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो रहा है यानी घुल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, यानी वो उस गैप के बीच में एडजस्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो बीकर था या गिलास था हमारा, उसमें ये पानी था मान लो, और ये मेरा साल्ट या जो शुगर है, इसका मतलब क्या था, जो पानी के पार्टिकल अगर कंटिन्यूअस होते इसकी तरह, बोर्ड की तरह, तो ये क्या होते, ये शुगर उसके सरफेस पे पड़ी होती, यानी उसके ऊपर पड़ी होती। अब मान लो मैं लिख रहा हूं, तो ये लिख रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा इसकी सरफेस पे, इसके अंदर थोड़ी घुस गई, ये चाहिए नहीं घुसी ना, मार्कर मेरा आर पार थोड़ी जा रहा है इसकी। इसका मतलब इसके पास कोई स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये घुल गई है इसका मतलब इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस होगा, कुछ ना कुछ स्पेस होगा ना। और उसी के पार्टिकल में यानी वाटर के स्पेस में जो वाटर के पार्टिकल हैं, यानी वाटर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है, के बीच स्पेस में शुगर पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं, शुगर पार्टिकल एडजस्ट होते हैं, क्या होते हैं, एडजस्ट। वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसी में शुगर पार्टिकल एडजस्ट होते हैं। ये इसका कंक्लूजन आया। घर पे करके देख सकते हो, शुगर को डिजोल्व करो, वो डिजोल्व हो जाएगी, दिखेगी नहीं बाद में। तो गई कहाँ, वो गई उन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, यानी पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, वो उसके अंदर जाके उसके पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल फिट हो जाते हैं। अब देखो हमें पता चल गया शुगर को क्या हुआ, वो डिजोल्व हो गई। दूसरा क्वेश्चन, वाटर का लेवल क्या राइज हुआ, नहीं, वाटर का कोई लेवल राइज नहीं हुआ। अगर वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है और उसी स्पेस को ये कवर अप कर रहे हैं। अब देखो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि चलो ठीक है, मान लिया कि पार्टिकल हैं, उनके बीच में स्पेस है, तो अगर पार्टिकल है और स्पेस है तो पार्टिकल कितने बड़े हैं, एक्चुअली कितने बड़े या कितने छोटे हैं पार्टिकल। अब ये क्वेश्चन भी तो आता है ना माइंड में कि पार्टिकल का साइज क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल। क्वेश्चन क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, यानी कि कितने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल। इसको समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। KMnO4 लेते हैं, 2 से 3 क्रिस्टल, सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल, यानी 2 से 3 दाने ही लेने हैं किसके, KMnO4 के। और KMnO4 क्या होता है,
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट? इसमें क्या है, इसी को बोलते हैं लाल दवाई, जो पहले कुओं में डाली जाती थी, है ना। लाल दवाई कुओं में डाली जाती थी, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है, पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है। इसको पानी में लाल दवाई भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला ये होता है, केमिकल फॉर्मूला KMnO4, ठीक है। इसके सिर्फ 2-3 क्रिस्टल लेने हैं, उनको पानी में डाल दो प्लस वाटर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 100 ml वाटर था, यानी पहला बीकर मैंने लिया, उसके अंदर क्या था, सॉरी टोटल 90 ml वाटर था, 100 ml वाटर में डाल दो, ठीक है। 100 ml वाटर, 100 ml वाटर, H2O वाटर लिख रहा हूं। इसके अंदर कितने 2 से 3 क्रिस्टल डाले मैंने, किसके, KMnO4 के। जैसे ही KMnO4 इसके अंदर डालेंगे ना, इसके अंदर एक पर्पल कलर आएगा, पर्पल कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा? पर्पल कलर, पर्पल कलर यानी बैंगनी सा कलर आएगा, ठीक है, पर्पल कलर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml लेंगे, इस सॉल्यूशन में से टोटल 10 ml, यानी जब ये कलर्ड हो जाएगा तो इस कलर्ड का 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसको 90 ml वाटर में डाल देंगे। यानी हमने पहले क्या किया, 2-3 क्रिस्टल लिए, उनको 100 ml वाटर में डिसोल्व किया, तो कलर आ गया पूरा अच्छे से, पर्पल कलर आ गया, बैंगनी कलर आ गया। उसके बाद क्या किया, इस कलर्ड बीकर में से 10 ml पानी लिया, उस 10 ml को 90 ml पानी, 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml पानी में डाल दिया। तब फिर से क्या हुआ, 90 + 10 का रेशियो रहेगा, यानी ये तो वाटर है और ये सॉल्यूशन है, जो KMnO4 वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें से फिर 10 ml लिया, उसको किस में डाल दिया, फिर से 90 ml वाटर में डाला और फिर एक और बीकर बना, ठीक है। इसमें भी 90 + 10 का ही रेशियो रहेगा। जैसे जैसे डालते जाएंगे तो उसका कलर क्या होगा, यहां कलर जो था, कलर की बात कर रहा हूं, इस बीकर में, पहले बीकर में कलर था डार्क पर्पल, डार्क पर्पल था। सेकंड बीकर में क्या हो जाएगा, थोड़ा लाइट, स्लाइटली लाइट, स्लाइटली लाइट कलर हो जाएगा, यानी थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा। ऐसे करते करते जब हम बहुत सारे बीकर कर लेंगे और लास्ट बीकर में चले जाएंगे तो कलर क्या हो जाएगा, वेरी लाइट, यानी बहुत हल्का कलर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कलर दिखेगा जरूर। अब कलर लाइट हो गया, कलर दिख भी रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो एक ही क्रिस्टल में मौजूद होते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कर नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के घर पे KMnO4 होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप डेटॉल के साथ करके देख सकते हैं। डेटॉल तो होगा ही घर में सबके, ऑलमोस्ट मिल जाएगा सबके घर में। डेटॉल के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। जब आप डेटॉल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको करना क्या है, ऐसे ही थोड़ा सा 10 ml डेटॉल लेना है, उसको 100 ml पानी में डाल देना है, फिर उसमें से 10 ml निकालना है सॉल्यूशन में से। अब उसको सॉल्यूशन बनाओ, उसमें से 10 ml निकालो, 10 ml निकाल के उसको 90 ml पानी में डालो, फिर उसका सॉल्यूशन बनाओ, उसमें से 10 ml निकाल के फिर 90 ml पानी में डालो, उसका सॉल्यूशन बनाओ। और ऐसे करते करते आपको तब तक बनाना है जब तक उसकी स्मेल बिल्कुल लाइट ना हो जाए। इसका मतलब क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स अभी भी हैं, यानी कितना डिसोल्व कर दिया, कितना डाइल्यूट कर दिया उसको, कितना पानी में डिसोल्व कर दिया, लेकिन अभी भी उसके पार्टिकल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े से क्रिस्टल में, यानी एक क्रिस्टल में मिलियंस यानी दसियों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। पार्टिकल का साइज क्या है, वेरी स्मॉल, या फिर इसको लिख सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है। यानी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं एक क्रिस्टल में, ठीक है। तो अब क्या है कि जो पार्टिकल्स है मैटर का, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। अब उस स्पेस के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे समझते हैं कि अब पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके लेके चलेंगे और उनको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझेंगे। जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दे रखे हैं सारे डिस्कस करूंगा,
और जो आप घर में कर सकते हैं उनके अलावा वो भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि पार्टिकल्स के बारे में, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। और इसको मैं पहले ही एग्जांपल से समझा चुका हूं कि जब हम शुगर को डिसोल्व करते हैं, मान लो हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं, यानी शिकंजी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक टाइप के पार्टिकल को दूसरे टाइप के पार्टिकल में डिसोल्व करते हैं। और अगर वो डिसोल्व हो जाते हैं, इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है जहां वो जाके रह रहे हैं। हमने शुगर वाला केस लिया था, शुगर को डिसोल्व किया, पानी में डिसोल्व हो गई, ना ही तो पानी का लेवल बढ़ा और ना ही शुगर हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो उसके सरफेस पे रहती तो हमें अलग से दिखती भी और पानी का लेवल भी थोड़ा अप दिखता। जैसे इसके ऊपर मैंने अपना हाथ रखा है, ठीक है। अब मान लो ये है मार्कर है, ये इसकी सरफेस है। अब मैं अपना हाथ इसके ऊपर रख रहा हूं, क्या मेरा हाथ इसके अंदर डिसोल्व हो गया? नहीं हुआ। क्या मार्कर की लेंथ बढ़ रही है? हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ की लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी, इतना ऊपर तक दिखेगा अब हमें, है ना। तो वही चीज है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, इनफ स्पेस होता है। तो ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं, पहली चीज तो हम प्रूफ पहले ही कर चुके हैं। अब देखते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, यानी दे कंटिन्यूअसली मूव, यानी मूविंग नेचर होता है पार्टिकल का, यानी वो लगातार घूमते रहते हैं, इधर से उधर रैंडम मोशन में रहते हैं। अब इस चीज को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, घर में सबने अगरबत्ती जलाई होगी, है ना। तो अगरबत्ती जलाओगे, ये एक्सपेरिमेंट है, आपको करना है घर में। अगरबत्ती जलाओ घर में, फिर डिस्टेंस मार्क करो अगरबत्ती से 1 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कहां तक उसकी स्मेल जा रही है। जहां तक उसकी स्मेल जाती है, यानी अगर उसकी स्मेल काफी दूर तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, यानी उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अगरबत्ती की स्मेल जो आती है वो किस वजह से आती है, क्योंकि उसके पार्टिकल एयर में मूव करते हैं, यहाँ से वहां मूव करते हैं। तभी तो हम अगरबत्ती तो जलाते हैं पूजा घर में और स्मेल आती है पूरे घर में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां जो पार्टिकल है मैटर के, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। एक और एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं और उसको हीट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने फिर से शुगर लिया, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक्सपेरिमेंट हैं। EXP मतलब एक्सपेरिमेंट। अगरबत्ती को जला के देखो, तुम्हें मूवमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। शुगर उसको किस में डालना है, पानी में डालना है, ठीक है। नॉर्मली स्टीर करो तो काफी टाइम लगता है शुगर को डिसोल्व होने में। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको हीट कर दिया है, ये ट्रायंगल का साइन जब भी केमिस्ट्री में दिख जाए, इसका मतलब हीट ही होता है, ठीक है। इसका मतलब हीट दी जा रही है रिएक्शन को, तो मैंने इसको हीट किया। अगर इस ट्रायंगल के साइन को भी ना समझो तो ठीक है, मैं यहाँ पे बर्नर बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बंसन बर्नर है। अभी मैं बर्नर से इसको हीट दे रहा हूँ। कैसे भी हीट, तो हीट दे रहे हैं हम। जैसे ही सिस्टम को हीट देंगे, ये तो आप घर पे कर सकते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। शुगर को पानी में डाला, उसको हीट करो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा, इंक्रीज होगा, यानी गर्मी बढ़ेगी जैसे ही इस पूरे सॉल्यूशन की, वैसे ही क्या हो जाएगा, उतना ही जल्दी डिसोल्व होगा, उतना ही क्या होगा, फास्टली डिसोल्व होगा, उतना ही फास्टली डिसोल्व होगा। शुगर पानी में डिसोल्व, शुगर के पानी में डिसोल्व होने की जो रेट है, यानी जो जिस गति से वो डिसोल्व हो रहा है, वो बढ़ जाएगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर ही नहीं होते तो इतना जल्दी डिसोल्व कैसे होते, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं या डिसोल्व करते हैं, पार्टिकल जब डिसोल्व हो रहे हैं, यानी शुगर के पार्टिकल पानी में डिसोल्व हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है। क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, यानी एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं पार्टिकल्स। इस
इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, आपस में इसी इंटरमिक्सिंग को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसी डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर के साथ बढ़ता हुआ देखते हैं, यानी डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज नोन एज क्या है, डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, यानी टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो लास्ट आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है या लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी पार्टिकल्स की। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, उसको देखते हैं अभी हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसी को देखेंगे अब हम। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी लास्ट की जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसको सबसे इजीली कैसे कर सकते हैं, आप घर में भी इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और बता देता हूं जो आप घर में कर सकते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे इसको। एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको करना क्या है, पानी लेना है, टेक ए बाउल ऑफ वाटर, यानी एक बीकर ले लो, ठीक है, एक बाउल ले लो, एक जग ले लो पानी का। फिर क्या करना है, आपको उस पानी को अपनी उंगली से काट के देखना है, काट के देखना, सही बोल रहा हूं, पानी को अपनी उंगली से काट के देखना है। एंड ट्राई टू कट द वाटर विद योर फिंगर। कहने का मतलब क्या है कि आपको उस पानी की सरफेस को अपनी उंगली से काट के देखना है। अब मान लो मैंने पानी लिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, उसमें अपनी उंगली डालूंगा, फिंगर डालूंगा और उसको काटने की कोशिश करूंगा। जैसे आरी से काटते हैं ना लकड़ी को काटते हैं, तो लकड़ी क्या करती है, लकड़ी के पार्टिकल, लकड़ी क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसको देखते हैं कि पानी को जैसे ही हम काटते हैं उंगली से, तो क्या पानी दो अलग अलग लेयर में बिखर जाता है, कभी नहीं होता। जैसे जैसे उंगली आगे चलती जाती है, साइड वाले पार्टिकल एक साइड में आ जाते हैं, साथ वापस चिपक जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के, उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। कोई भी चीज जो बनी हुई है वो इस वजह से है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल खींचे रखता है, यानी बांधे रखता है दोनों को। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, कोई भी चीज अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर अट्रैक्शन नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में, तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज किसी शेप में नहीं रहती। यानी कि मैं नहीं रहता, आप नहीं रहते, बिखर जाते, हमारी हड्डियों के भी चूरा हो जाता, बिल्कुल चूरा हो जाता, बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हो पाती, सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल धूल मिट्टी बन जाती बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स के द्वारा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, रबड़ को भी ट्राई कर सकते हैं घर में। रबड़ को थोड़े से काट के देखो, थोड़े से पीट के इसको काटो, कट जाता है क्या, नहीं कटता ना इतना जल्दी। इसीलिए बोलते हैं कि उनके रबड़ के पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मान लो मैं आपको दे रहा हूं कि ठीक है, पानी और रबड़ दो एग्जांपल हो गए, बहुत है, इनसे ही आपको समझ में आ जाए कि पानी में जैसे ही उंगली डालते हैं ना, तो पानी वापस अपनी जगह आ जाता है। जिस जगह से उंगली से पानी हम डिस्प्लेस कर रहे होते हैं ना, आगे आगे चलते हैं, लेकिन पीछे से पानी वापस उसी जगह आ जाता है, हमें कोई गैप नहीं दिखता। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स है पानी के, उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और ये थी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, पार्टिकल्स की, पार्टिकल नेचर की, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आपको सारे के सारे एक्सपेरिमेंट घर पे जो बताएं कि घर पे कर सकते हैं, वो घर पे करके देखिए।
लॉकडाउन है कोई बात नहीं, लेकिन घर में ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। मैंने वही एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखवाए हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। ये चीजें अवेलेबल हैं आपके पास घर पे, तो इनको कीजिए, सीखिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।